ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट पीसी यादव। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है? तो इसको कहने वाले हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? प्रश्न यहाँ जो पूछा गया है, यहाँ आप ध्यान देंगे मूल संविधान है। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो वर्तमान समय में अगर अनुच्छेदों की चर्चा करें तो लगभग 470 अनुच्छेद हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हैं और लगभग 25 भाग हैं। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ मूल शब्द पर विशेष ध्यान देना है। अगर मूल शब्द दिया है, मूल संविधान दिया है, तो 395 अनुच्छेद होंगे, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग। वर्तमान में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ जो दिया है 465 अनुच्छेद। इसको डाटा थोड़ा दुरुस्त कर लें, ये है 470। वर्तमान समय में लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा रखा गया? तो वो रखा गया क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायतों से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है, इन्हीं के द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के बृहद होने का एक प्रमुख कारण क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे बड़ा है। तो इसका कारण क्या है? इसका एक प्रमुख कारण है यह संघ तथा राज्यों की सरकारों, उसके अंगों व कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली अगर आपको मालूम हो तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका होती है। और वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। किसने भारतीय संविधान के विस्तृत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है? वो कहने वाली थी सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने इसको दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है। भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारत का राष्ट्रपति किसके समान है? तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट के समान है। आप यहाँ ध्यान देंगे, जिस प्रकार की शक्तियाँ ब्रिटेन के सम्राट को मिली हैं उसी प्रकार की शक्तियाँ हमारे देश के राष्ट्रपति को भी प्राप्त हैं। सिर्फ अंतर ये है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वह वंशानुगत है और हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति पद है वह वंशानुगत नहीं है। इसीलिए हमारा भारत गणतांत्रिक राष्ट्र है। भारत किस प्रकार का प्रजातंत्र है? तो भारत संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत कैसा गणराज्य है? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? तो अमेरिकी शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिकी शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। आप ये जानते हैं कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं उसमें या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है या तो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है। जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली में एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है। राष्ट्रपति के अंदर ही संपूर्ण शक्तियाँ समाहित हैं। वहाँ वास्तविक कार्यपालिका जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती, जैसे कि यूएसए के संविधान में है, यानी अमेरिकी शासन प्रणाली में है। भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो वो है लोकसभा के
प्रति। यहाँ सामूहिक रूप शब्द पर ध्यान देंगे। सामूहिक रूप का तात्पर्य यह है कि जो मंत्रिपरिषद है भारत में, मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध भी अगर लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है या लोकसभा उस पर विश्वास नहीं करती तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। यही है मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। यही है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। आगे देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका, वहाँ एक ही कार्यपालिका होती है और संसदात्मक शासन प्रणाली में दो कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक होती है, एक नाम मात्र की होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो संविधान संशोधन था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो अब तक मूल अधिकार था, उसको समाप्त करके कानूनी अधिकार के रूप में स्थान दिया गया। अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत अब संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, तो अब वह विधिक अधिकार है और विधिक अधिकार जो दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 300 का में दिया गया है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि विधिक अधिकार जो ये है ये संवैधानिक अधिकार है, यानी संविधान में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्टिन ने किस संवैधानिक उपबंध को राज्य की आत्मा कहा है। तो ऑस्टिन महोदय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संवैधानिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। अब आपको यहाँ आत्मा से संबंधित कुछ और तथ्य मालूम होने चाहिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है। और अगर देखें वैसे संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा मानी जाती है प्रस्तावना को, और यहाँ ऑस्टिन महोदय ने राज्य की आत्मा माना है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान है वो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो लचीली भी है, कठोर भी है। इसी के आधार पर संविधान कैसा होता है, कठोर है या लचीला है, ये निर्धारित किया जाता है। जिस देश में संविधान संशोधन प्रणाली अत्यधिक कठोर होती है वह संविधान कठोर होता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का। जिस देश के संविधान को संशोधन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, यानी आसानी से संशोधन हो जाता है, साधारण बहुमत से हो जाता है, उस प्रकार के संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है, जैसा कि ब्रिटिश संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ संविधान संशोधन प्रणाली 3 प्रकार से है, एक साधारण है, एक विशिष्ट बहुमत है और एक विशिष्ट बहुमत प्लस राज्यों के, यानी आधे राज्यों के अनुसमर्थन पर है। तो इस प्रकार हमारा संविधान अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो वो कहने वाले हैं केसी वेयर। केसी वेयर ने इसे अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन बताया है। आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो ये विचारक हैं उनके जो कथन हैं, इन कथनों को ध्यान देंगे, याद करेंगे, क्योंकि ऐसे कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। तो वो कहने वाले हैं केसी वेयर। केसी वेयर महोदय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान किसने कहा है। तो वो कहने वाले हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ये मानते हैं कि जो भारतीय संविधान है आवश्यकता से कहीं अधिक कठोर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। इसको आप समझिए कि ये संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक कैसे है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तथ्यों को शामिल किया गया है जो एकात्मक उसको बनाते हैं। जैसे आपके यहाँ इकहरी नागरिकता है, आपके यहाँ राष्ट्रपति को जो विषम परिस्थितियों में अधिकार दिए गए हैं, आपातकाल के उस समय पूरा संविधान ही हमारा एकात्मक हो जाता है। और देखें तो
पूरा अगर संविधान समग्र रूप से अध्ययन करें तो हमारे यहाँ संघ को शक्तिशाली बनाया गया है, पावरफुल बनाया गया है राज की अपेक्षा। तो इस प्रकार कई ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो स्वरूप है संरचना में संघात्मक है पर भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का जगह भारतीय संविधान में संघीय यानी फेडरल शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? तो यहाँ राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। जबकि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ फेडरल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यूएसए के संविधान में है। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो उसको कहने वाले हैं सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स जो बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं, उनका ये मानना है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। यानी हमारे यहाँ जो संघ है वो उसके अंदर अधिक से अधिक शक्तियाँ समाहित हैं। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो वो कहने वाले हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अगला प्रश्न है संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। वैसे संघात्मक शासन व्यवस्था के अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें प्रमुख लक्षण है लिखित संविधान का होना। अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो वहाँ लिखित संविधान अनिवार्य है। वहाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जरूरी है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसको कहने वाले हैं जी ऑस्टिन महोदय। जी ऑस्टिन महोदय ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण क्या हैं? अगर संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर संघात्मक संविधान निर्धारित होता है। संघात्मक संविधान के ये प्रमुख लक्षण हैं जिसमें शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण जो हैं वो है एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद के नए राज्यों के निर्माण की शक्ति तथा राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। ये ऐसे तथ्य हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान एकात्मक संविधान के रूप में बदल जाता है। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो मूल संविधान में 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई? तो वो था 61वां संविधान संशोधन, यानी 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो 21 वर्ष की आयु थी उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो वो है अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पे। इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि जो मताधिकार है वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो वह वाद था यस और मुंबई बनाम भारत संघ 1994। यस और मुंबई बनाम भारत संघवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये माना कि भारतीय संविधान में जो परिसंघवाद है यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत ढांचा वह होता है जिसको समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्धारित करता है। आधारभूत ढांचे को संविधान संशोधन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। किसका कथन है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा
देश हित सर्वोपरि है। तो ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का ये मानना है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश हित सर्वोपरि है। तो इस प्रकार आज हमने आपको भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उन पर आधारित वन लाइनर प्रश्न उत्तर से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सतत प्रयत्नशील रहें और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।